इतिहास की गहराइयों में छिपा एक संकल्प, हमारा गणतंत्र। क्या आपने कभी विचार किया है कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर को ही बनकर पूर्ण हो गया था, तो हमने इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की प्रतीक्षा क्यों की? आखिर इस विशेष तिथि में ऐसा कौन सा रहस्य, कौन सा इतिहास छिपा था जिसने संपूर्ण राष्ट्र की नियति को एक नया मोड़ दे दिया? 26 जनवरी 1950 से वह गौरवशाली दिवस है जब भारत का संविधान प्रभावी हुआ। यद्यपि संविधान सभा ने इसे बहुत पहले यानी 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकार कर लिया था, तो फिर प्रश्न उठता है, हमने 2 मास का विलंब क्यों किया? इसका उत्तर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन स्वर्णिम और संघर्षपूर्ण पृष्ठों में अंकित है, जहां 1930 से ही इस तिथि को एक पवित्र संकल्प के रूप में पूजा जाता था। आइए समय की धारा में पीछे चलते हैं और इतिहास के उन गौरवशाली क्षणों को पुनर्जीवित करते हैं। जानते हैं पूर्ण स्वराज के उस सिंहनाद से लेकर संविधान के अर्पण तक की यह कालजयी महागाथा। नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम। 1920 का दशक भारतीय गणतंत्र की आधारशिला। इस गौरवशाली गाथा को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा। फरवरी 1922 में चौरी चौरा की हिंसक घटना के उपरांत महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को आकस्मिक रूप से स्थगित कर दिया। गांधी जी का मानना था कि राष्ट्र अभी उनके अहिंसक सत्याग्रह के गहन सिद्धांतों के लिए पूर्णतः तैयार नहीं था। परिणाम स्वरूप दशक के मध्य के वर्षों में वह जनोबल नहीं दिखा जो असहयोग आंदोलन की विशेषता थी। किंतु 1920 का यह दशक शांत होते हुए भी अत्यंत निर्णायक था। यह वह कालखंड था जिसने भारत के भविष्य की नींव रखी। एक ओर जहां भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के शौर्य ने युवाओं में नई चेतना फूंकी, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के भीतर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल और सी राजगोपालाचारी जैसे दूरदर्शी नेताओं की एक नई और ऊर्जावान पीढ़ी का उदय हुआ। इतिहास ने करवट तब ली जब 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजनीतिक सुधारों की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति। इस 7 सदस्यीय दल में एक भी भारतीय का न होना राष्ट्र के आत्मसम्मान पर गहरी चोट थी। देखते ही देखते 1922 के बाद पहली बार देश भर में आक्रोश की एक नई लहर दौड़ गई और फिजाओं में एक ही नारा गूंज उठा, साइमन, गो बैक साइमन, वापस जाओ। ब्रिटिश चुनौती के प्रत्युत्तर में कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में अपना स्वयं का आयोग गठित किया। ऐतिहासिक नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस, अधिराज्य का दर्जा की पुरजोर मांग की गई। उस समय 1926 की बालफोर घोषणा के अनुसार डोमिनियंस को ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ऐसे स्वायत्त समुदायों के रूप में परिभाषित किया गया था जो पद में समान थे और किसी भी बाह्य मामले में एक दूसरे के अधीन नहीं थे, यद्यपि वे क्राउन के प्रति एक साझा निष्ठा से जुड़े। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश उस समय इसी गौरवशाली दर्जे का उपभोग कर रहे थे। कांग्रेस का आंतरिक वैचारिक मंथन डोमिनियन स्टेटस बनाम पूर्ण स्वराज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर नेहरू रिपोर्ट को लेकर सर्वसम्मति का अभाव था, जिसने एक गंभीर आंतरिक संघर्ष को जन्म दिया। एक ओर जहां पुरानी पीढ़ी उदारवादी थी, वहीं सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे ओजस्वी युवा नेता ब्रिटिश साम्राज्य के साथ हर प्रकार के संबंधों को पूर्णतः विच्छेद करने के पक्षधर। उनका तर्क अत्यंत तर्कसंगत और दूरदर्शी था। वे जानते थे कि डोमिनियन स्टेटस औपनिवेशिक स्वराज्य के कवच के नीचे भी ब्रिटिश संसद और क्राउन के पास भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने की शक्ति सुरक्षित रहेगी। उनके लिए डोमिनियन स्टेटस स्वीकार करने का अर्थ था परोक्ष रूप से उन औपनिवेशिक अत्याचारों का सहभागी बनना जो अंग्रेज अफ्रीका और अन्य वैश्विक उपनिवेशों में कर रहे थे। अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में कहीं अधिक क्रांतिकारी और निर्भीक वैश्विक दृष्टिकोण रखते हुए इन युवा नेताओं ने उपनिवेशवाद के विरुद्ध इस संघर्ष को केवल स्थानीय नहीं बल्कि एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य से देखा।
दूसरी ओर महात्मा गांधी उस समय तक डोमिनियन स्टेटस को ही व्यवहारिक और स्वागत योग्य कदम मान रहे थे। उनका मानना था कि यह क्रमिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा, किंतु समय का चक्र और ब्रिटिश सरकार की हठधर्मिता गांधी जी के इन विचारों को भी शीघ्र ही पूरी तरह बदलने वाली थी। ब्रिटिश हुकूमत के साथ चल रही इस शतरंज की बिसात पर अगला मोहरा कौन सा था? क्या अंग्रेज भारतीयों की मांग के आगे नए वाले थे, अभ्याधिघात से बचने वाले थे? इसे विस्तार से जानने से पहले अगर आपको भारतीय इतिहास की यह अनसुनी परतें पसंद आ रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और भी गौरव गाथाएं आप तक पहुंचती रहे। पूर्ण स्वराज संकल्प की पृष्ठभूमि। 1929 की उन धुंधली परिस्थितियों में वायसराय लॉर्ड इरविन ने एक अस्पष्ट और अनिश्चित घोषणा की कि भविष्य के गर्भ में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का स्थान सुरक्षित है। यद्यपि भारतीयों ने इस इरविन घोषणा को उम्मीद की एक किरण मानकर इसका स्वागत किया, किंतु 7 समंदर पार ब्रिटेन के गलियारों में इसके विरुद्ध विरोध के स्वर मुखर हो उठे। ब्रिटिश जनमानस के लिए भारत मात्र एक उपनिवेश नहीं, बल्कि उनके साम्राज्य के ताज का सबसे जाज्वल्यमान रत्न था। उसी समय जब वैश्विक अर्थव्यवस्था भीषण मंदी के अंधकार में डूब रही थी, भारत अपनी असीम संपदा और संसाधनों के कारण ब्रिटेन की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था के लिए एक अपरिहार्य आधार बन चुका था। अंततः लंदन के दबाव और स्वदेश की राजनीति के आगे झुककर इरविन अपनी प्रतिबद्धता से विमुख हो गए। गांधी जी और अन्य शीर्ष नेताओं के साथ हुई ऐतिहासिक भेंट में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि निकट भविष्य में डोमिनियन स्टेटस की कोई संभावना नहीं है। ब्रिटिश सत्ता का यह अड़ियल रवैया और विश्वासघात भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। इसने भारतीयों के धैर्य की सीमा को तोड़ दिया और राष्ट्र को एक पूर्ण स्वतंत्र गणराज्य के पवित्र लक्ष्य की ओर तीव्र गति से अग्रसर कर दिया। भारतीय स्वतंत्रता का मील का पत्थर, लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज का संकल्प। दिसंबर 1929 में रावी नदी के तट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन आयोजित हुआ। 19 दिसंबर के उस गौरवशाली दिन पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका शाब्दिक और आध्यात्मिक अर्थ था पूर्ण संप्रभुता। इस प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्र ने घोषणा की, भारत में ब्रिटिश शासन ने न केवल भारतीयों को उनकी स्वतंत्रता से वंचित किया है, बल्कि स्वयं को जनशोषण की नींव पर खड़ा किया है। उन्होंने भारत को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से पतन की ओर धकेला है। अतः अब भारत के लिए ब्रिटिश साम्राज्य से समस्त संबंध विच्छेद कर पूर्ण स्वराज प्राप्त करना अनिवार्य है। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की यह घोषणा आधिकारिक रूप से पूरे देश में प्रभावी हुई। समूचे राष्ट्र में देशभक्ति का ज्वार उमड़ पड़ा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा फहराया और जन जन के कंठ से देशभक्ति के गीत गूंजे। इसी पावन अवसर पर पूर्ण स्वराज की प्रतिज्ञा ली गई, जिसका मूल स्वर था, हमारा यह अडिग विश्वास है कि किसी भी अन्य राष्ट्र की तरह भारतीय जनता का भी यह जन्मसिद्ध और अपरिहार्य अधिकार है कि वह स्वतंत्र रहे और अपने पुरुषार्थ का फल भोगे। यदि कोई भी सरकार जनता को इन मूलभूत अधिकारों से वंचित कर उसका दमन करती है, तो जनता के पास उस सत्ता को बदलने या उसे समूल उखाड़ फेंकने का पूर्ण अधिकार है। इतिहासकार मिथि मुखर्जी इस घटना के महत्व को रेखांकित करते हुए लिखती है कि यह घोषणा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वह निर्णायक मोड़ था, जहां से राष्ट्रीय आंदोलन याचना और दान की भाषा को त्याग कर न्याय और अधिकार की भाषा की ओर मुड़ गया। स्वतंत्रता पश्चात का भारत और गणतंत्र का उदय 1930 से लेकर 1947 तक 26 जनवरी की तिथि ही भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में गौरव प्राप्त करती रही। किंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। भारत को वास्तविक स्वतंत्रता 15 अगस्त को प्राप्त हुई। प्रख्यात इतिहासकार रामचंद्र गुहा के शब्दों में, स्वतंत्रता अंततः
एक ऐसे दिन आई जो राष्ट्रवादी भावना के बजाय ब्रिटिश शाही गर्व इंपीरियल प्रदय के साथ गूंजता था। यही कारण था कि जब स्वतंत्र भारत के संविधान को लागू करने का शुभ अवसर आया तो 26 जनवरी की ऐतिहासिक तिथि को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया। यह दिन न केवल हमारे राष्ट्रवादी गौरव का प्रतीक था, बल्कि हमारा संविधान भी कई मायनों में 2 दशक पूर्व की उस पूर्ण स्वराज की घोषणा का ही एक जीवंत प्रतिबिंब था। भले ही आज के समारोहों का स्वरूप बदल गया हो, किंतु यह दिन हमें उस कठिन यात्रा की स्मृति दिलाता है जो भारत ने स्वशासन के स्वप्न को साकार करने के लिए तय की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बुल हमारे गणतंत्र की आत्मा है, जो हमारे अमर स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्षों की गूंज है। आइए उस पवित्र प्रस्तावना को आत्मसात करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ऐक्ट द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। क्या आप जानते हैं मूल प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द प्रारंभ में सम्मिलित नहीं थे। इन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। इतिहास के ये साक्षी इस बात के प्रमाण है कि हमारा यह स्वराज किसी खैरात में नहीं मिला, बल्कि इसे अनगिनत बलिदानों से अर्जित किया गया है। अब यह हमारा परम उत्तरदायित्व है कि हम अपनी अटूट निष्ठा के साथ इस लोकतंत्र की रक्षा करें। क्या आप जानते हैं कि मूल प्रस्तावना की हस्तलिखित प्रति में कौन सी विशेष कलाकृतियां थी? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को साझा कर भारत की इस स्वर्णिम गौरव गाथा को हर हृदय तक पहुंचाएं। जय हिंद, भारत माता की जय।